हेलो दोस्तों, हमारी रैंकिंग सीरीज़ के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस सीरीज़ के अंदर हम किसी पर्टिकुलर सेक्टर की जो टॉप ब्लू चिप कंपनी रहती है उनका फंडामेंटल रेशियो की बेसिस पे एनालिसिस करते हैं और ये देखते हैं कि उन ब्लू चिप कंपनियों में कौन सी कंपनी या कौन सा शेयर शानदार है जिसको आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट जिसके अंदर कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बैंकिंग इंडस्ट्री के शेयर्स की। तो इस वीडियो के अंदर हमने बैंक सेक्टर के जो टॉप ब्लू चिप कंपनी होगी, जो टॉप ब्लू चिप शेयर्स होंगे, उनका फंडामेंटल रेशियो की बेसिस पे एनालिसिस करा है और ये देखा है कि कौन सा ऐसा बैंक है जो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसके अंदर आप आंख बंद करके लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा सकते हैं। ये मेरी जो रैंकिंग सीरीज़ है उसका सेकंड वर्जन है। बेसिकली लास्ट ईयर ऐसे ही मैंने रैंकिंग सीरीज़ बनाई थी, लेकिन उन वीडियोस में भी मैंने आपको क्लियर कट बोला था कि कोई शेयर हो सकता है अभी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो, अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, लेकिन 6 महीने बाद, 1 साल के बाद हो सकता है वो अच्छा परफॉर्म नहीं करे, या ये भी हो सकता है कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा हो, आगे चल के वो अच्छा परफॉर्म करे। इसलिए मैंने उस टाइम पे भी आपको रिक्वेस्ट करी थी कि कम से कम 6 महीने नहीं तो 1 साल के अंदर जो आपके जो शेयर है पोर्टफोलियो के अंदर, उनका एक बार फंडामेंटल एनालिसिस ज़रूर कर लीजिए। इससे ये फ़ायदा होगा कि आप उसकी जो परफॉर्मेंस है पीयर्स के मुकाबले कंपेयर कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नाम हम लोगों ने देखा है जो डूब जाते हैं, चाहे उसमें हमारा येस बैंक हुआ या फिर किंगफिशर जेट हुए। ये बहुत बड़े बड़े शेयर हैं, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हैं, लेकिन हम एक बार इन्वेस्टमेंट करके फिर भूल जाते हैं। लेकिन होना ये चाहिए कि हमें 6 महीने या 1 साल के अंदर जो भी आपने लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में शेयर लिए हैं उनका फंडामेंटल एनालिसिस ज़रूर करना चाहिए। पीयर्स के मुकाबले कहाँ स्टैंड करते हैं वो हमें ज़रूर से ज़रूर देखना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर हम जो बैंकों के शेयर हैं उनकी रैंकिंग करने वाले हैं। जो जो क्राइटेरिया मैंने यूज़ किए हैं, पहले उन क्राइटेरिया को आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिर उन क्राइटेरिया के बेसिस पे मैं इनकी मार्किंग करूंगा और लास्ट में इनकी मैं रैंकिंग करने वाला हूं। तो दोस्तों देखने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो लास्ट ईयर मैंने रैंकिंग करी थी बैंकिंग सेक्टर शेयर्स की, वो शीट मैं आपके साथ एक बार शेयर करता हूं। मैंने यहाँ रेफरेंस के लिए डेट भी डाली है। जून 2020 के अंदर मैंने जो टॉप 10 बैंक थे उनकी रैंकिंग करी थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो डैट कि इस साल जो रैंकिंग होने वाली है अभी अगस्त 2021 के अंदर, उससे आप कंपैरिजन कर सकें और ये देख सकें कि कौन सा बैंक ऐसा है जो कांस्टेंट परफॉर्मर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर 1 HDFC बैंक था, उसका स्कोर मैक्सिमम था। उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस, इंडस IND, ICICI स्टेट बैंक, और आप यहाँ नीचे तक देख सकते हैं बॉटम पे था आपका IDFC फर्स्ट बैंक। तो ये रैंकिंग है प्रीवियस ईयर की, जून 2020 की। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जो क्राइटेरिया मैंने लिए हैं फटाफट एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये सारे जो क्राइटेरिया रहते हैं किसी भी बैंक के शेयर का एनालिसिस करने के लिए, फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको इन क्राइटेरिया का, इन फंडामेंटल रेशियो का डीप में अगर नॉलेज चाहिए तो मैंने इसके लिए अलग से फंडामेंटल रेशियो वाली सीरीज़ बना रखी है, जहाँ पे मैंने इन सारी रेशियो को काफ़ी डीप में एक्सप्लेन किया है। आप वहाँ इन रेशियो को जाके देख सकते हैं और समझ सकते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है दोस्तों हमारा करंट अकाउंट के अंदर जो टोटल डिपॉजिट होता है बैंक का, अगर उसको सेविंग अकाउंट के टोटल डिपॉजिट से डिवाइड कर दे तो हमारी कासा रेशियो आती है। इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा हो उतना किसी पर्टिकुलर बैंक के लिए अच्छा होगा, बिकॉज जो करंट अकाउंट होता है उस पर जो है बैंक को किसी भी कस्टमर को इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करना होता, इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, जबकि सेविंग अकाउंट पे जो है अपने कस्टमर को बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है। इसलिए बैंक की कोशिश रहती है कि करंट अकाउंट के अंदर डिपॉजिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसी वजह से इसकी रेशो की जो वैल्यू है जितनी ज़्यादा होगी उतना बेटर रहेगा। दूसरा पॉइंट है हमारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट। देखिए दोस्तों, बैंकों के अंदर जो हम डिपॉजिट कराते हैं वो बैंकों के लिए लायबिलिटी यानी कि देनदारी होती है, और जो बैंक जो लोन डिस्बर्स करते हैं
वो बेसिकली बैंकों के लिए एसेट होता है, क्योंकि उन्हीं से इनकी इनकम होती है। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब होता है वो एसेट या वो लोन जिनके ऊपर बैंकों को इंटरेस्ट जनरेट नहीं होता, जिनके ऊपर बैंकों को इनकम अब जनरेट नहीं होती, तो उनको हम एनपी यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट या नॉन परफॉर्मिंग लोन बोलते हैं। तो किसी भी बैंक के लिए एनपी जितने कम होंगे, इसका मतलब बैंक उतना ही अच्छा है। तीसरा है जो हमने क्राइटेरिया लिए हैं, उसके अंदर प्राइस टू अर्निंग रेशियो और प्राइस टू बुक वैल्यू दिया है। ये दोनों बेसिकली वैल्यूएशन से रिलेटेड होते हैं, और इन दोनों की वैल्यू कम हो उतना बेटर होगा। हालांकि जो पी की वैल्यू है वो जीरो या फिर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। प्राइस टू अर्निंग रेशियो का मतलब होता है किसी भी शेयर का जो करंट जो शेयर का प्राइस है, अगर उसको मैं डिवाइड कर दूं अर्निंग पर शेयर से, तो पी की वैल्यू आती है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी, अगर करंट जो शेयर का प्राइस है अगर उसको मैं डिवाइड कर दूं उसकी बुक वैल्यू पर शेयर से, तो हमें प्राइस टू बुक वैल्यू की रेशियो पता लग जाती है। प्राइस टू बुक वैल्यू एक तरीके से कंपैरिजन होता है कि शेयर मार्केट के अंदर किसी भी पर्टिकुलर जो है बैंक का जो वैल्यूएशन शेयर मार्केट के हिसाब से क्या है, और उसकी जो बुक वैल्यू है यानी बुक्स के हिसाब से, मतलब जो बैंक के पास जो एसेट है, चाहे वो लैंड है, मशीनरी है, या फिर और भी बहुत सारे फर्नीचर हैं, तो बैंक के पास जो एसेट है जो बुक के ऊपर, उसका एक तरीके से शेयर मार्केट की वैल्यूएशन से कंपैरिजन होता है। तो दोनों की जो वैल्यू है वो लो होनी चाहिए अपने पीयर्स के मुकाबले। इसका मतलब उस पर्टिकुलर बैंक का शेयर हमें सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। चौथा पॉइंट है हमारा अर्निंग पर शेयर, यानी कि टोटल अर्निंग को अगर हम डिवाइड करते हैं और नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से, तो हमें ईपीएस अर्निंग पर शेयर का पता लगता है। जितनी ज़्यादा हो उतना बेटर होगा। नेक्स्ट है हमारा लोन की ग्रोथ, यानी कि लोन के अंदर ऑब्वियस जो ग्रोथ रहेगी वो जितनी ज़्यादा हो उतना बेटर होगा। नेक्स्ट है हमारा एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड एंड डिपॉजिट। तो मैंने जैसा बताया कि बैंक का मेन जो पर्पज़ रहता है, जो पब्लिक से पैसा लेते हैं उस फॉर्म में, उसके बाद वो जो है कस्टमर्स को कुछ एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, और उसी पैसे को फिर हमें लोन के फॉर्म में डिस्पर्स करते हैं। और बीच का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो डिफरेंस रहता है और सारा एक्सपेंसेस वगैरह निकालने के बाद जो इसका जो डिफरेंस बचता है, वही बैंक के लिए मेन प्रॉफिट होता है, और इसको हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी बोलते हैं। यानी कि किसी पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर बैंक ने डिपॉजिट लिया और किसी एक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर बैंक ने हमें लोन दिया, तो उस इंटरेस्ट का जो बीच का मार्जिन रहता है और एक्सपेंस वगैरह निकालने के बाद उसी को हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन बोलते हैं। और एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड और डिपॉजिट भी आप समझ ही गए होंगे, यानी कि कितने कॉस्ट पे उसको डिपॉजिट या फिर फंड मिलता है। बैंकों की हमेशा कोशिश रहती है कि एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड उसका कम से कम होना चाहिए, सो डैट उसका जो मार्जिन है वो इंक्रीज होगा। तो जो सिक्स जो क्राइटेरिया है उसकी वैल्यू जितनी लो हो उतना ही अच्छा होगा। नेक्स्ट सातवां है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। दोस्तों बैंक जो लोन देता है, जरूरी नहीं हर एक लोन उसका सिक्योर है। कुछ ऐसे भी लोन होते हैं कि बैंक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट के चक्कर में थोड़ा सा रिस्की जो कस्टमर्स होते हैं उनको लोन देते हैं, लेकिन आरबीआई ने मैंडेटरी किया है कि जो भी आपके रिस्की एसेट हैं उसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज, जनरली अभी 11 से 12% के अराउंड अभी ये चल रहा है जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, तो उसका एक कुछ पर्टिकुलर परसेंट होता है जो आपके रिस्की लोन है उनका बैंकों को प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। यानी कि एक तरीके से उनको सिक्योर करने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट बैंक को रिजर्व रखनी पड़ती है, सो डैट अगर कल को उन लोन में से कुछ ख़राब होता है तो बैंक की हेल्थ पर उसका ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़े। तो बेसिकली कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो वही रेशियो है जो एक रिस्की एसेट के अगेंस्ट बैंक प्रोविजनिंग करता है, और इसकी वैल्यू जितनी हाई हो बेटर होगा। हालांकि आरबीआई ने जैसे मैंने आपको बताया शायद 11 से 12% अभी चल रहा है, इतना परसेंट तो आपको रिजर्व प्रोविजनिंग करनी ही पड़ेगी। नेट इंटरेस्ट मार्जिन मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन एसेट। एसेट मतलब कि लोन, यानी कि लोन पे कोई पर्टिकुलर बैंक कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरेट कर पा रहा है, कितना रिटर्न वो जो है जनरेट कर पा रहा है, वो रिटर्न ऑन एसेट्स से पता लगता है। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन इक्विटी। इसका मतलब जो शेयर होल्डर का पैसा है, शेयर होल्डर का पैसा मतलब जो इक्विटी है उसके ऊपर कितना रिटर्न जनरेट कर पा रहा है किसी पर्टिकुलर बैंक का शेयर, वो आरओई से पता लगता है। रिटर्न ऑन एसेट की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, वो बेटर होगी, और आरओई की वैल्यू भी ज़्यादा होनी चाहिए, वो भी बेटर होगी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है जो टोटल कैपिटल लगी है किसी भी पर्टिकुलर बैंक के अंदर शेयर होल्डर कैपिटल के साथ साथ
प्रमोटर की या और भी कोई कैपिटल लगी है, तो उसके ऊपर जो टोटल रिटर्न कितना जनरेट कर पा रहा है वो हमें आरओसी से पता लगता है। इसकी भी वैल्यू हायर होगी तो बेटर होगी। और लास्ट जो पॉइंट हमने लिया है प्रॉफिट की ग्रोथ, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो कैसी है। ये सब क्राइटेरिया हैं जो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में इनकी वैल्यू हम लोगों ने इंसर्ट करी है। तो पीछे जो पिछली वाले जो स्लाइड में जो मैंने क्राइटेरिया डिस्कस करे, उन्हीं क्राइटेरिया की यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने यहाँ लगाई है। सबसे पहले मैं बैंक बता देता हूँ। जिस जिस बैंक की मैंने रैंकिंग करी है सारे अच्छे ब्लू चिप बैंक है, लेकिन उनके अंदर भी हमें ये देखना है कि कौन सा बैंक फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जिसके अंदर हम लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा सकते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले आपके सामने एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई बैंक है, कोटक महिंद्रा, एक्सिस, एसबीआई, इंडस, बंधन बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, फेडरल और आईडीएफसी फर्स्ट, ये सारे बैंक आप देख सकते हैं। इधर यहाँ पे जो मैंने क्राइटेरिया बताए थे वो क्राइटेरिया यहाँ से नीचे तक हैं और यहाँ इन सब की न्यूमेरिकल वैल्यू है। मैंने आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे डेट भी डाली है 8 अगस्त 2021, यानी कि लेटेस्ट डाटा है, सो डैट कि आप इसको खुद जाके चेक कर सकें और कोरिलेट इसको कर सकें। और इस स्लाइड के अंदर और ज़्यादा बताने या समझाने वाला कुछ नहीं है, बस आप ये नोट डाउन कर लीजिए कि जो रेड कलर से मैंने दिखाए हैं, ये जहाँ देखिए जिससे ईपीएस और लोन ग्रोथ जैसे आईडीएफसी फर्स्ट की नेगेटिव है तो उसको मैंने रेड कलर से शो किया है। यहाँ पे आप बंधन की और यहाँ आईडीएफसी की देख सकते हैं, तो उसको सिर्फ मैंने रेड कलर से शो किया है। नेक्स्ट जो स्लाइड रहेगी उसके अंदर मैंने इनकी मार्किंग करी है। मार्किंग भी एक बार मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। तो जैसा कि ये क्राइटेरिया है, इन क्राइटेरिया के बेसिस पे मैंने इनकी 1 to 10 जो है नंबर उसके हिसाब से मार्किंग करी है। इस क्राइटेरिया के हिसाब से जो सबसे अच्छा परफॉर्म करता है मैंने उसको 10 मार्क दिए हैं और सबसे ख़राब परफॉर्म जो करता है उसको मैंने 1 मार्क दिया है। इसके अलावा बहुत से ऐसे क्राइटेरिया हैं जो नेगेटिव हैं, जैसे कि यहाँ देखिए रेड वाले हैं जिन्होंने नेगेटिव ग्रोथ शो करी है उनको मैंने 0 मार्क दिया है। तो आई थिंक मार्किंग आप समझ गए होंगे। साथ साथ मैंने इस चीज़ का भी ध्यान रखा है, जैसे कि कासा के जो मैंने बताया आपको, कासा की वैल्यू जितनी अच्छी हो, जितनी बेटर हो उतना अच्छा होगा, इसलिए जिसमें का कासा सबसे बढ़िया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कोटक महिंद्रा बैंक है, तो कोटक महिंद्रा बैंक का कासा सबसे बढ़िया है, इसीलिए मैंने कासा के अंदर जो है कोटक महिंद्रा को 10 आउट ऑफ 10 मार्क दिए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 10 आउट ऑफ 10 मार्क कोटक महिंद्रा को मिले हैं। जबकि सबसे कम जो कासा है करंट अकाउंट सेम अकाउंट के जो रेशियो है वो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की है, इसलिए मैंने उसको 1 मार्क दिया है। आप देख सकते हैं सिर्फ 23 जो है कासा की इसकी रेशियो है, क्योंकि बिकॉज कासा जितना ज़्यादा होगा उतना ही बेटर होता है। ऐसे ही अगर हम पी की बात करें, क्योंकि पी या फिर पीवी इनकी जो है रेशियो जितनी कम हो उतना बेटर रहता है, इसलिए पी के मामले और साथ साथ मैंने ये भी आपको बताया था कि वो 0 नहीं होनी चाहिए, 0 नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब 0 का मतलब है कि वो बेसिकली प्रॉफिट बनाने वाला बैंक नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सबसे जो कम पी है वो फेडरल बैंक की है, सबसे सस्ता बैंक का शेयर, इसका मतलब ये फेडरल बैंक का है 11.8, तो सबसे कम पी है, इसलिए इसके जो मार्क हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। आप देख सकते हैं पी वाले क्राइटेरिया में सबसे ज़्यादा मार्क हमारे फेडरल बैंक के। तो इसी तरीके से ये मैंने टेबल बनाई है, आप चाहें तो इसको खुद भी अपने आप से ये सब क्राइटेरिया लेके और इस सब टेबल को आप बना सकते हैं। मेरा समझाने का पर्पज़ भी यही है कि सो डैट आपको नेक्स्ट टाइम वीडियो नहीं देखनी पड़े, आप खुद से ही जो आपको बैंक अच्छा लगता है जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना चाहते हैं तो उनकी जो है रेशियो, फंडामेंटल रेशियो के बेसिस पे कंपैरिजन कीजिए, रैंकिंग कीजिए और खुद ऐसे शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो चलिए मैं एक बार आपको नेक्स्ट स्लाइड को पूरा दिखा देता हूँ और मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है नंबर किसके आए हैं, नंबर 1 रैंक किसकी है और लोवेस्ट कौन सा बैंक रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो नंबर आए हैं नो डाउट जो है एचडीएफसी बैंक के आए हैं, ये नंबर 1 है। इसके जो मार्क आए हैं वो 87 है और जो लोवेस्ट इस क्राइटेरिया के अंदर रहा है वो आईडीएफसी फर्स्ट है, इसके नंबर सिर्फ 28 आईडीएफसी फर्स्ट के आए हैं। इसी तरीके से आप और बैंकों को भी देख सकते हैं। चलिए लास्ट स्लाइड के अंदर सबकी रैंकिंग ये देखिए, 8 अगस्त 2021 के हिसाब से जो टॉप 10 जो ब्लू चिप बैंक हैं उनकी रैंकिंग आपके सामने है। ये हमारी फाइनल स्लाइड है, इसके अंदर आप देख सकते हैं क्यों एचडीएफसी बैंक सबका फेवरेट है। फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर है,
पिछली बार भी इसकी जो रैंकिंग थी वो नंबर 1 थी। ब्रैकेट के अंदर मैंने जो पिछले साल जो रैंकिंग करी थी वो यहाँ ब्रैकेट में लगाया है, और अब की बार भी ये एचडीएफसी बैंक नंबर 1 है, मैक्सिमम इसका स्कोर है। नंबर 2 अब की बार आईसीआईसीआई बैंक आया है, क्योंकि उसने पिछले एक साल के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। लास्ट टाइम इसकी जो रैंकिंग थी वो 5th थी। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और बंधन बैंक को हमने फर्स्ट टाइम शामिल किया है, और ये दोनों छोटे बैंक होने के बावजूद इनकी जो रैंकिंग आई है 3 एंड 4 है, जो काफ़ी अच्छा है। बिकॉज कोटक महिंद्रा, इंडस, एसबीआई, एक्सिस जैसे दिग्गज बैंकों को ये छोड़ के इन दोनों बैंकों ने अपनी जगह बनाई है। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और बंधन बैंक, इन दोनों के अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट की जो है कंसीडर, इन्वेस्टमेंट के लिए इन दोनों बैंकों को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक तो आपके लिए मस्ट रहेगा, बहुत ही शानदार शेयर है। उसके बाद आप कोटक महिंद्रा देख सकते हैं, लास्ट टाइम इसकी रैंकिंग नंबर 2 थी, लेकिन अब ये नीचे फिसल के 5th रैंक पे चला गया। ऐसे ही आप इंडस आईएनडी, एसबीआई और नीचे तक आप देख सकते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट पिछली बार भी नंबर 10 पे था, लोवेस्ट इसकी रैंकिंग थी, अब की बार भी नंबर 10 के अंदर है। कुछ लोग इसको नेक्स्ट एचडीएफसी बताते हैं, लेकिन फिलहाल देखिए दोस्तों, फंडामेंटल कहने से कुछ नहीं होता, जो है फंडामेंटल रेशियो के बेसिस पे आपको दिख सकता है क्लियर कट कि आईडीएफसी जो बैंक है अदर जो पीयर्स के मुकाबले कहीं नीचे है। पिछले बार की रैंकिंग में भी ये लोवेस्ट था और अब की बार भी ये लोवेस्ट है। तो दोस्तों, ये मैंने कुछ फंडामेंटल रेशियो के बेसिस पे इनकी रैंकिंग करी थी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी इसी तरीके से टेबल बना सकते हैं फंडामेंटल रेशियो के बेसिस पे किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर का, चाहे वो आईटी हुई, फार्मा है, एफएमसीजी है, आप इवन बैंकिंग जो शेयर है उनका भी आप इसी तरीके से रैंकिंग कर सकते हैं। और आपको फिर कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिसको भी लॉन्ग टर्म के लिए इसी शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसको फंडामेंटल तो देखने ही पड़ेंगे। साथ साथ एक और रिक्वेस्ट आपसे रहेगी, 6 महीने नहीं तो कम से कम 1 साल के अंदर जो भी आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के अंदर शेयर है उनका फंडामेंटल रेशियो जो है इस तरीके से आप रैंकिंग भी कर सकते हैं। नहीं तो पीयर्स के मुकाबले फंडामेंटल रेशियो के बेसिस पे एक बार ज़रूर उनको चेक कर लें, और उसके हिसाब से अपने लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो को आप रीसफल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो के अंदर कोई कमी रह गई है, आपकी कोई क्वेरी सजेशन है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ भी कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को शेयर करें, बिकॉज एक वीडियो को बनाने में दोस्तों काफ़ी मेहनत लगती है। अगर आप इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो मुझे काफ़ी एंकरेजमेंट मिलेगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ साथ 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद।